अब जब ये सारे स्कैम्स हमारी मासूम आवाम पर ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद मार्केट में आते हैं फेक गुरुज। SECP ने गूगल और एप्पल जैसे टेक जाइंट्स के साथ भी इन ऐप्स को टैकल करने के लिए मामला उठाया है। हम उसको जब करते हैं तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं कि आपका लोन का पेमेंट है, आपको इतना पेमेंट करना है, और डराते धमकाते हैं ताकि वो पेमेंट कर दें। इस तरह के स्कैम्स किसी अकेले शख्स का काम नहीं होता, बल्कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स का एक काम होता है। इंस्टेंट कैश मिलेगा, बस आपको एक छोटा सा यहाँ पे साइन करना पड़ेगा और ये कैश आपकी हो जाएगी। दोस्तों तसव्वुर करें कि आप एक मुश्किल का सामना कर रहे हैं, आपको कर्ज की ज़रूरत है और आप ये कर्ज अपनी किसी मजबूरी की वजह से उठा रहे हैं। हो सकता है कि आपने बिजली का बिल अदा करना हो या फिर घर में वालदा की मेडिसिन लानी हो, घर का किराया देना हो या किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा करवानी हो। फिर आपको एक मोबाइल की ऐसी एप्लीकेशन का पता चलता है जो कि किसी भी पेपर वर्क के बिना ही फ़ौरन पैसे आपको ट्रांसफ़र कर देती है और जिसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है और बहुत आसान एक साथ पर आप इसको वापस कर सकते हैं। आपको बज़ाहिर अपनी मुश्किल का ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक भी लग रहा होगा, लेकिन आज हम इसी घिनौने बिजनेस मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में इजी लोन एप्लीकेशंस की पॉपुलैरिटी में एक सिग्निफिकेंट रेज देखने को मिला है, जो जल्द और बिना किसी परेशानी के पैसे पहुंचाने का वादा करते हैं। ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और एप्पल iTunes स्टोर के ऊपर भी दस्तयाब है और ये लोन देने से पहले किसी भी किस्म का पेपर वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों में ये बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गई। लेकिन इन लोन ऐप्स के पीछे छुपी हकीकत को समझना इम्पोर्टेंट है। ये एप्लीकेशंस अक्सर लोगों को कम मार्कअप और सिंप्लीफाइड प्रोसेस के वादे करके अट्रैक्ट करते हैं और उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत होती है। पहले तो ये एप्लीकेशंस अक्सर कर्ज लेने वाले लोगों की गैलरी और कॉन्टैक्ट्स लिस्ट की एक्सेस मांगती है। अब दोस्तों शुरू में तो ये एक कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन बाद में इसकी हैरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। हम उसको जब करते हैं तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं कि आपका लोन का पेमेंट है, आपको इतना पेमेंट करना है, और डराते धमकाते हैं ताकि वो पेमेंट कर दे। जब एक बार कर्ज ग्रांट कर दिया जाता है, उसके बाद इन ऐप्स के पीछे लोग अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। कर्ज लेने वाले अफराद के साथ और उनके दोस्तों और उनके फैमिली मेंबर्स को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी उनकी धमकी इस हद तक पहुंच जाती है कि उन लोगों के फ़ोन में मौजूद इनअप्रोप्रिएट इमेजेस और पर्सनल डाटा को एक्सपोज कर दिया जाता है। मैंने बकवास की नहीं थी, तो मैं लास्ट साल पहले ये 74,000 की पेमेंट करनी है, की थी बकवास के नहीं सर। तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दूँ सर। की थी बकवास, या अपनी बहन की बात सुन ले। अब तुम्हारा नंबर से खोया ग्रंटर में, मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके तो यही करना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि ये एप्लीकेशंस पाकिस्तान की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP से भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो कि इन्हें अनरिलायबल एंड पोटेंशियली फ्रॉडलेंट बना देती हैं। इसके अलावा ये ऐप्स एक्चुअली इंटरेस्ट रेट को मिस रिप्रेजेंट करती हैं और एक बार जब लोन दे दिया जाता है तो शुरुआत में जितना इंटरेस्ट बताया गया था वो उसी वक्त या 1-2 दिन बाद उससे डबल करके डिमांड किया जाता है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA एजेंसीज ने इन स्कैमर्स पर पहले से चल रहे केसेस में ये बताया है कि इसमें शामिल लोगों को हर दिन बहुत सी कॉल्स करना पड़ती हैं और इनको डेली कॉल्स का टारगेट दिया जाता है, जिसके लिए वो कर्ज लेने वाले लोगों की गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनकी बेईमानी और इनके बिजनेस मॉडल पर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक ऐसे मुतासरा शख्स की स्टोरी भी डिस्कस करते हैं जिसका नाम अली है, जो बेरोजगार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शुरू में अली को यकीन था कि उसने एक डिजिटल लैंडिंग ऐप से एक छोटा सा कर्ज उठा लिया है, जिससे उसकी उस वक्त की माली परेशानी का हल हो जाएगा। इस ऐप ने फ़ौरन प्रोसेस किया और उसको जल्दी से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए। लेकिन अली का आराम जल्द ही खौफ में तब्दील हो गया जब उसे इंतहाई रूड लहजे में बात करने वाले एक आदमी की कॉल्स आने लग गई, जिसमें उसको फ़ौरन कर्ज अदा करने की डिमांड की गई और उसे 1-1 दिन का जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। अब दोस्तों ये झूठी लोन ऐप्स बंदे से पैसे निकलवाने के लिए सख्त और तंगकश तरीका इस्तेमाल करती हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कर्ज लेने वाले लोग और उनके साथियों से बात करते हैं, धमकियां देते हैं और गालियां देते हैं। ये लगातार परेशानी कर्ज लेने वाले लोगों को मजबूर करती हैं कि वो किसी दूसरी ऐप पे जाके लोन लें ताकि पहली एप्लीकेशन का लोन उतार सकें। अली के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो दूसरी एप्लीकेशंस पे जाकर भी लोन ले बैठा और उनको भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी में अलाउ कर चुका था।
डिजिटल राइट्स और कंज्यूमर डिफेंस ग्रुप ने इन ऐप्स के खिलाफ कई शिकायत दर्ज करवाई हैं, जिसमें डाटा का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल और एग्रेसिव रिकवरी के तरीके शामिल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाज़े रखना ज़रूरी है कि हाँ, कुछ लोन एप्लीकेशंस रेगुलेटेड हो सकती हैं, लेकिन उनको भी कई कंप्लेंट्स मिलती हैं जिन्होंने ये जाहिर किया है कि रेगुलेटेड ऐप्स भी अनस्कल्पचर्ड प्रैक्टिसेस में शामिल हैं। पाकिस्तान में और भी ऑनलाइन स्कैम्स हैं जो मासूम लोगों को फ़ायदा उठाते हैं। अब ये स्कैम्स आसान लोन एप्लीकेशन से भी आगे बढ़ गए हैं और ये विक्टिम्स के लिए माली तबाही का बाइस बन सकते हैं। एक आम स्कैम में झूठी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस शामिल होती हैं, जैसे कि एक मशहूर एप्लीकेशन पाकिस्तान में IDI के नाम से बैन हुई है, जो कि लोगों का करोड़ों अरबों रुपया लेकर भाग गई है। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके के तौर पर पेश की जाती है। छोटी रकम लगाएं और जल्दी मुनाफा पाने का वादा किया जाता है। ये 2-वे वेरिफिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स को दिखाकर क्रेडिबिलिटी का धोखा देते हैं, लेकिन जब विक्टिम्स को लालच दिया जाता है और वो इनके साथ पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये एप्लीकेशंस अचानक बंद हो जाती हैं। अब जिससे इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इन लोगों को इन्वेस्टर्स किस तरह से कह सकता हूँ जिन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाई हों और इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन एप्लीकेशंस को पैसा दे देते हैं। अब दोस्तों एक और स्टडी के मुताबिक ये लोग अपने पैसे में दूसरों से लोन भी उठाकर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो उनकी जमा पूंजी थी, एक तो वो भी गई, दूसरा जो उन्होंने लोगों से लोन लिया था लालच के चक्कर में, वो भी ज़ाया हो जाता है। और इस तरह उनकी मेहनत की कमाई और वो लोन जो अभी उन्होंने 6 महीने तक उतारते रहना है, वो लेकर कोई फरार हो जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे। अब इसके अलावा और भी स्कैम्स देखें तो एडवांस फी फ्रॉड्स। इस स्कैम में वो कहते हैं कि उनके पास एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कर्ज देने में मदद करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले आपसे ये पेमेंट मांगते हैं और जब आप इनको एडवांस पेमेंट करते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। अब जब ये सारे स्कैम्स हमारी मासूम अवाम पर ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद मार्केट में आते हैं फेक गुरुज। अब दोस्तों कोई अपने कोर्सेज बेचने आ जाता है और कोई क्रिप्टो के सिग्नल्स बेचने आ जाता है। ऑनलाइन दुनिया में फेक गुरुज और सिग्नल सेलर्स काफ़ी मौजूद होते हैं। अब वो दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे अंदर के राज हैं या ऐसी केस स्टडीज़ और ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं जो आपको रातों रात अमीर बना सकती हैं, लेकिन ये लोग आमतौर पर बेवकूफ़ इन्वेस्टर्स को लालच में लेकर आ जाते हैं और धोखा दे देते हैं। अब इसके अलावा बात की जाए तो आती है बंकर्स शॉप्स। अब दोस्तों ये ऐसी झूठी ऑनलाइन वेबसाइट्स या मार्केट प्लेसेस होती हैं जो प्रोडक्ट्स को खास कम कीमत पर बेचती हैं, लेकिन ये दुकानें अक्सर सामान को पहुंचाने में फेल हो जाती हैं या फिर बहुत ही लो क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही काफ़ी ऑनलाइन फ्रॉड्स मौजूद हैं। इनसे रिलेटेड ऑनलाइन स्कैम से आप भी बच के रहें। अब इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कुछ टिप्स ज़रूरी हैं। दोस्तों कोई भी शख्स जो आपसे किसी भी काम के लिए पहले फ़ीस मांगे, उसे कभी भी फ़ीस ना दें। तो उस पर और उसके काम पर हमेशा डाउट रखें। कोई भी सरमाया इन्वेस्ट करने या ऑनलाइन ख़रीदारी करने से पहले मुकम्मल रिसर्च कर लें। ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की क्रेडिबिलिटी और रेगुलेटरी स्टेटस तस्दीक करें। किसी भी माली मसले में बड़े फैसले करने से पहले भरोसेमंद फाइनेंस एक्सपर्ट्स या किसी प्रोफेशनल से मशवरा लें। दोस्तों किसी भी शक की सूरत में या स्कैम की शिकायत में रेलिवेंट अथॉरिटीज़ जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज को रिपोर्ट करें। अब दोस्तों जब ये इंसान की सारी सेविंग्स ही ले जाती हैं तो ये बहुत सारे ख्वाब तोड़ देती हैं, फैमिलीज़ को माली और जहनी तौर पर बर्बाद कर देती हैं और ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर भरोसा को तोड़ देती हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ फेक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई है और सिक्योर लोन ऐप की वाइट लिस्ट जारी की है, ताकि लोग अगर लोन लेना चाह भी रहे हैं तो असल प्लेटफॉर्म से लें जो कि पाकिस्तान से अप्रूव्ड हैं। अब जब हम लोन स्कैम्स और दूसरे ऑनलाइन फ्रॉड्स की तबाही से वाकिफ़ हो गए हैं तो समझना ज़रूरी है कि इन शैतानी हरकतों के पीछे आखिर कौन है। हाँ दोस्तों ये स्कैम्स करने वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे आम असबाब और ग्रुप ज़रूर होते हैं। इस तरह के स्कैम्स किसी अकेले शख्स का काम नहीं होता, बल्कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स का एक काम होता है। ये नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं जिससे वो मजबूर लोगों को धोखा देकर और उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दोस्तों ये लोग हद से ज़्यादा तैयारी से काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ना और कानून के हवाले करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों टेक सेवी स्कैमर्स, इन स्कैमर्स के पीछे जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं।
वो मोबाइल ऐप्स, इकोसिस्टम और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में खामियों का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे वो झूठे लोन ऐप्स और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल वेब डेवलपर भी हैं तो सिर्फ एक डोमेन बाई करें और एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक ऐप डेवलपर हैं तो आप एक सर्वर की फीस पे करें और इस तरह की एक ऐप डेवलप कर दें जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट इंटरफेस शो हो रहा हो और आप लोगों से इजीली स्कैम कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मानने की बात है कि ये लोग इस नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर करते हैं। उनका नॉलेज उनका पर्सनल डाटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देता है, जिससे वो विक्टिम को काबू करने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो अपना मुनाफा और बढ़ा लेते हैं। कॉल सेंटर ऑपरेशंस झूठे लोन ऐप्स अक्सर टॉर्चर सेल सेंटर्स को शुरू करते हैं। ये कॉल सेंटर्स लोगों को एग्रेसिव और धमकी भरी हरकतों में मुब्तला कर देते हैं। कर्ज लेने वाले लोगों और उनके कॉन्टैक्ट्स पर धमकियां देते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने विक्टिम को ज़्यादा से ज़्यादा डराकर और उसे प्रेशराइज करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकलवाना होता है। अब अगर बात की जाए फेक आइडेंटिटीज़ और फेक कंपेनियंस की, तो ये स्कैमर्स बार बार झूठी शख्सियात के तहत काम करते हैं। ये अपनी कंपनीज को किसी भी XYZ बंदे के नाम पर रजिस्टर करवाते हैं ताकि असल होने का तजस्सुस ना पैदा हो। इस तरह फिर ये अपनी वेबसाइट चलाते हैं और कॉल सेंटर्स एस्टेब्लिश करते हैं जिसे वो अपने फ्रॉड के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह अथॉरिटीज और विक्टिम्स के लिए असल शख्सियात का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन स्कैम्स से निपटने के लिए कानून के हवाले रेगुलेटरी बॉडीज और टेक प्लेटफॉर्म्स के बीच में मिलजुल कर काम करना बहुत ज़रूरी है। इन क्रिमिनल्स के साथ जंग एक कैप्रीहेंसिव अप्रोच मांगती है, जिसके लिए डिजिटल लिटरेसी का बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट, इन टीम्स को पकड़ने के लिए हमारी एजेंसीज को अपने डिजिटल एक्सपर्ट्स का साथ भी लेना होगा। अब झूठी लोन ऐप्स की आड़ में ये ज़रूरी है कि हम जाने के कौन सी ऐप्स असल हैं, जो कि कानूनी तौर पर रजिस्टर हैं और अथॉरिटीज़ से अप्रूव भी हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP ने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के तौर पर दर्ज की जाने वाली 10 माइक्रो क्रेडिट एप्लीकेशंस की लिस्ट रिवील कर दी है। जैसा कि जियो फैक्ट्स चेक ने बताया है, इन सब ऐप्स में शामिल हैं फिंजा, मुआविन, क्रेडिट पर इजी पीके लोन, जोड पे एंड जोड माल, किस्त पे क्रेडिट कार्ड, राज कैश, अभी बरवक्त, उधार पैसा और ज़रूरत कैश। अब भले ही ये अप्रूव्ड एप्लीकेशंस की लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके इन एप्लीकेशन से भी बचने की कोशिश करें और हरगिज़ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ना लें। आपको नहीं पता कि सामने वाला कौन है। SCCP के चीफ स्पोक पर्सन मुसरत जबीन ने बताया है कि इन 10 एप्लीकेशंस के अलावा जो भी एप्लीकेशन इस लिस्ट में रजिस्टर नहीं है वो गैर कानूनी है। अब दोस्तों, ये गैर कानूनी कर्ज देने वाली ऐप्स के मसले को हल करने के लिए SCCP ने प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स उठाए हैं। वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP जैसी लोकल रेगुलेटरीज के साथ कोलैबोरेशन में हैं। इसके अलावा SCCP ने गूगल और एप्पल जैसे टेक जाइंट्स के साथ भी इन ऐप्स को टैकल करने के लिए मामला उठाया है ताकि मसले की जड़ पर काम किया जा सके। जबीन ने बताया है कि SCCP ने 75 गैर कानूनी कर्ज देने वाली ऐप्स को गूगल और एप्पल को रिपोर्ट कर दिया है, जिससे इन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटाया जा सके। गूगल ने अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करने और सिर्फ लाइसेंस एंटिटीज़ तक अपने प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को बरकरार रखने की जिम्मेदारी ली है, जिससे गैर कानूनी एप्लीकेशंस लोगों को बेवकूफ़ ना बना सकें। ये ज़रूरी है कि ये गैर कानूनी एप्लीकेशंस कर्ज देने के तरीके पर अमल करती हैं, बोरोअर्स को ब्लैकमेल करती हैं और उनकी डाटा प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी हरकतों पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। माली तबाही से बचने और महफूज कर्ज देने का मामला यही है। इसीलिए SCCP ने डिजिटल लैंडर्स के लिए कानून बनाए हैं। डिजिटल लैंडर्स सिर्फ तब मुल्क में काम कर सकते हैं जब उनको ज़रूरी लाइसेंस और SCCP की अप्रूवल हो, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के सर्टिफिकेट मिला हो और ये SCCP से भी मंजूर हों। अब इन गैर कानूनी कर्ज देने वाली एप्लीकेशंस के मुकाबले के लिए उठाए गए इक़दामात को समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक सुसाइड केस देखने में आया है। इस मामले पर सिंध प्राइवेट लोन्स बिल 2023 को सिंध गवर्नर कामरान तसूरी ने कानून में शामिल कर दिया है।
इस कानून का मकसद प्राइवेट लेंडर्स पर सख्त सजाओं का दबाव डालना है जो बहुत हाई इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं, कर्जदारों पर हैरासमेंट करते हैं। नए कानून के मुताबिक कर्जदारों पर हैरासमेंट करने वाले प्राइवेट लेंडर्स को सख्त सज़ा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 5 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। इस लेजिस्लेशन में एक ऐसे दर्दनाक मामले की मिसाल शामिल है जिसने इस कानून की ज़रूरत को जाहिर किया है। वो है रावलपिंडी के 1-2 बच्चों का बाप मोहम्मद मसूद की दिल दहला देने वाली सुसाइड। अब मसूद ने इसी तरह एक ऑनलाइन कंपनी से छोटा सा कर्ज लिया था, लेकिन उसे बेहद हैरासमेंट और ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा। अब इस मजबूर और परेशान मसूद ने आखिरकार खुदकुशी कर ली। मुल्क में 3 दिन से एक दिल दहला देने वाली खबर ने आवाम को परेशान किया हुआ है। रावलपिंडी के इलाके चाकरा में 11 जुलाई को मोहम्मद मसूद नामी शख्स की खुदकुशी का वाकया पेश आया, जिसने कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। और जो बंदा इसको कॉल सेंटर में बैठा हरास कर रहा था उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुननी जा सकती है। मैंने बकवास की नहीं थी, तो मैं लास्ट कॉल पहले ये 74,000 की पेमेंट करनी है की थी, बकवास की नहीं सर तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दूँ सर। की थी बकवास। ये अपनी बहन की बात सुन ले, अब तुम्हारा नंबर से लिखवाया गारंटर में, मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके तो ये करना ऐड करेंगे। सिंध प्राइवेट लोन बिल 2023 से अब अथॉरिटीज़ को इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग और हैरासमेंट में शामिल लोगों या कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हक हासिल है। गवर्नर कामरान तसूरी का कहना है कि वो इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्कस करेंगे और यकीन दिलाया है कि इंटरेस्ट बेस्ड पैसे उधार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब जब हमें पाकिस्तान के लोन स्कैम्स के बारे में बेहतर समझ आ गई है, चले हम कुछ ऐसे ज़रूरी इक़दाम डिस्कस करते हैं जो आपको इन झूठे लोन ऐप से बचाने में मददगार साबित होंगे। किसी भी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी तस्दीक करें। लोन के मामले में सिर्फ SCCP से ही अप्रूव्ड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें। तो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन से लोन लिया जाए जो कि SCCP की वाइट लिस्ट में दर्ज हैं। प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल डाटा जैसे कॉन्टैक्ट्स, तस्वीर और अपनी गैलरी को बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करें और किसी भी एप्लीकेशंस को इसमें अलाउ ना करें। रिपोर्ट सस्पिशियस ऐप्स, अगर आप किसी भी स्कैम का शिकार बन गए हैं तो इसे रेलिवेंट अथॉरिटीज़ जैसे कि SCCP, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और अपने लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करें ताकि आपके रिपोर्ट करने से दूसरे लोगों को इस फ्रॉड से बचाया जा सके। अब दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी स्कैम्स अभी तक डिस्कस किए हैं, आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा ही होंगे, ये कम नहीं हो सकते। इसमें जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को फैलाया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपकी क्या राय है, इन एप्लीकेशंस को किस तरह से रोका जा सकता है और इनको काउंटर किया जा सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे माशरे में ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स या ऑनलाइन रिश्ता ऐप्स किस तरह से हमारे माशरे को तबाह कर रही हैं, वो वीडियो देखने के लिए यहाँ पे ऊपर क्लिक करें।